शुभेच्छा बांग्ला। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी और बजर बटू दुनिया में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में होने जा रहे उस बदलाव की बात करेंगे जो दिख तो कम रहा है लेकिन महसूस ज़्यादा किया जा रहा है। दीदी चुनाव हार रही हैं, उनकी सबसे मजबूत रणनीति फेल हो गई है और बीजेपी पर उनका हर एक हमला उनको ही बुरी तरीके से घायल कर रहा है। वेस्ट बंगाल की सियासत में एक पुरानी कहावत है कि बंगाल जो आज सोचता है भारत वो कल सोचता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज बंगाल का वो वोटर कुछ अलग सोच रहा है जिस वोट बैंक को पिछले एक दशक से टीएमसी और ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला माना जाता था? क्या वो अब उनसे नाराज हो चुका है? हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक की। साल 2011 में मां माटी मानुष का नारा और लेफ्ट का अंत हो गया और वेस्ट बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई ममता बनर्जी। उस चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक ने बढ़ चढ़कर दीदी का साथ दिया और धीरे धीरे ये परसेप्शन बना कि मुस्लिम वोट बैंक दीदी का फिक्स्ड डिपॉजिट बन गया। कोई भी चुनाव हो, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी असेंबली या लोकसभा, ये एक अनकहा सच हो गया कि दीदी को मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में कोई हरा नहीं सकता। लेकिन राजनीति में एक सबसे खतरनाक चीज होती है ओवर कॉन्फिडेंस, और यही ओवर कॉन्फिडेंस दीदी की कुर्सी को हिलाने के लिए काफी है। सागर दिघी के बाई इलेक्शन से लेकर आईएसएफ की बढ़ती ताकत तक हर जगह एक सवाल उठ रहा है, क्या बंगाल का मुसलमान अब ममता बनर्जी से किनारा कर रहा है? क्या ये सिर्फ नाराजगी है या किसी बड़े बदलाव की आहट? साल 2023 में सागर दिघी बाई इलेक्शन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सालों से ये माना जाता था कि मुस्लिम बहुल इलाकों में ममता बनर्जी को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन 2023 के इस उपचुनाव में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन जीत ने सबको चौंका दिया। इस हार ने यह साफ कर दिया कि मुस्लिम वोटर्स अब आंख बंद करके टीएमसी को वोट नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ साल 2021 में आई नई नवेली पार्टी आईएसएफ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, और उनके नेता अब्बास सिद्दीकी ने समीकरण बदल दिए हैं। आईएसएफ सिर्फ धर्म की बात नहीं करती बल्कि वह दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के हक और हिस्सेदारी की बात कर रही है। आज बंगाल का युवा मुस्लिम वोटर आईएसएफ की रैलियों में उमड़ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि पुरानी पार्टियों ने उसे सिर्फ एक वोट बैंक समझा, जबकि आईएसएफ उसे एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी दे रही है। ये सागर दिघी मॉडल है और आईएसएफ का बढ़ता प्रभाव अब ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। सिर्फ डर ही नहीं, आंकड़ों की राजनीति भी गर्म है। आजादी के वक्त बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 19 से 20% थी, जो 2011 में 27% हुई और अब 2026 तक 30% के पार जाने का अनुमान है। बीजेपी इसे डेमोग्राफिक चेंज और तुष्टीकरण कहती है, जिससे राज्य में एक हिंदू बैकलैश और पोलराइजेशन बढ़ा है। जब सचार कमेटी की रिपोर्ट आई थी तब बंगाल के मुस्लिम्स की हालत खराब थी और लोगों को उम्मीद थी कि दीदी इसे बदलेंगी। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की भागीदारी मात्र 4.9% थी। शिक्षा के मामले में भी स्थिति गंभीर थी, करीब 25% बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और हायर एजुकेशन तक पहुंचने वाले सिर्फ 4% थे। मगर 13 साल बाद भी ग्राउंड रियलिटी में कुछ बदलाव नहीं दिखा है। अगर मुस्लिम वोट बैंक में दरार आती है और ये वोट बैंक 10-15% भी आईएसएफ या लेफ्ट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ तो टीएमसी के लिए बहुमत का आंकड़ा छूना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे उन मुद्दों को जो इस फिक्स्ड डिपॉजिट वोट बैंक में दरार पैदा कर रहे हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण है भाजपा का डर। मुद्दा यह है कि पिछले कई इलेक्शंस में टीएमसी ने मुस्लिम्स को यह कहकर वोट लिया कि अगर हम नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। शुरुआत में तो यह फॉर्मूला काम कर गया, लेकिन अब ग्राउंड पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। यूथ का कहना यह है कि हम कब तक सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पर वोट देंगे? हमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब्स भी तो चाहिए। वहाँ पे आप जाके देखिए, मेडिकल सुविधा ही नहीं है, वहाँ पे आपका स्ट्रीट लाइट नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे कोई मेडिकल टर्म्स है ना, वहाँ पे आपका कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बढ़िया कोई कंपनी नहीं है जहाँ से लोग क्यों बाहर जा रहे हैं।
कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट नहीं है ना, बीटेक कॉलेज अच्छा, सिर्फ वहाँ पे लोग दूर दूर से एक कॉलेज में सारी भीड़ भाड़ तो नहीं हो सकता ना। इतना पैसा, इतना फंड उनके पास जब मिल रहा है तो आप क्यों नहीं इधर उधर आप बढ़िया इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। तो वहाँ पे लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलता, जिसके वजह से लोग कहीं दिल्ली चले जा रहे हैं, कोई बेंगलोर चला जा रहा है, कोई आपका मुंबई आ जा रहा है। मुस्लिम वोट बैंक सत्ता की चाबी तो है, लेकिन क्या नीतियां उनके हक में हैं? 2011 से 2026 के बीच इमाम भत्ता जैसी स्कीम्स तो आई, लेकिन क्या इनसे युवाओं को नौकरियां मिली? सचार रिपोर्ट आज भी वही खड़ी है। शिक्षा और नौकरियों में मुस्लिम समुदाय आज भी उतना ही पीछे है। वेस्ट बंगाल के संदर्भ में तो सचार रिपोर्ट और भी कड़वी है। इसमें साफ कहा गया कि बंगाल में एक बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद उन्हें सरकारी नौकरियों और विकास की मुख्य धारा में जगह नहीं मिली। आज 13 साल के टीएमसी शासन के बाद भी विरोधी पक्ष इसी रिपोर्ट का हवाला देकर सवाल पूछते हैं कि क्या ग्राउंड पर वाकई बदलाव आया है या सिर्फ कागजों पर आया है। विकास के साथ साथ पहचान का डर भी है। सीएए एनआरसी को ममता जी ने मुस्लिम विरोधी बताया, लेकिन अब केंद्र सरकार ने एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट की सफाई शुरू की है। इससे मुस्लिम इलाकों में डर है कि कहीं उनके नाम न कट जाएं। दीदी इसे हरासमेंट कह रही है, जबकि विपक्ष इसे सच्चे नागरिकों की पहचान कह रहा है। दूसरा बड़ा मुद्दा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। बंगाल की 30% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, लेकिन अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या उन्हें डिसीजन मेकिंग वाली कुर्सी पर जगह मिलती है। इसका सीधा सा मतलब है कि क्या मुस्लिम नेताओं को सिर्फ रैलियों में भीड़ जुटाने और वोटर कैचर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, या उन्हें सरकार के बड़े और मजबूत मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी दी जाती है। मिसाल के तौर पर वेस्ट बंगाल में होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ और एजुकेशन जैसे सबसे ताकतवर विभाग हमेशा मुख्यमंत्री या उनके करीब के लोगों के पास रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि मुस्लिम मंत्रियों को मदरसा एजुकेशन या माइनॉरिटी अफेयर्स जैसे विभागों तक ही सीमित कर दिया जाता है। क्या वजह है कि 30% आबादी वाले इस समुदाय से कोई ऐसा नेता नहीं निकल पाया जो होम या फाइनेंस जैसे मजबूत पोर्टफोलियो को संभाल सके। जब सिर्फ माइनॉरिटी के नाम पर विभाग दे दिए जाते हैं तो उसे टोकनिज्म कहा जाता है। जनता अब सवाल पूछ रही है कि क्या हम सिर्फ अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए वोट देते रहेंगे, या हमें राज्य चलाने वाली डिसीजन मेकिंग बॉडी में भी बराबरी का हक मिलेगा। तीसरा पॉइंट है लोकल लेवल का करप्शन। बंगाल की राजनीति में दो शब्द बहुत मशहूर हैं, टोलाबाजी और कटमनी। अगर आसान भाषा में समझें तो टोलाबाजी का मतलब है एक तरह का एक्सटॉर्शन या अवैध वसूली, जहां लोकल गुंडे या प्रभावशाली लोग छोटे व्यापारियों और आम जनता से डरा धमकाकर पैसे लेते हैं। वहीं कटमनी का मुद्दा और भी गहरा है। जब सरकार किसी गरीब के लिए कोई स्कीम निकालती है, जैसे घर बनाने के लिए पैसे या सरकारी पेंशन, तो उस पैसे को गरीब तक पहुंचाने के बदले लोकल नेता अपना हिस्सा या कमीशन मांगते हैं। इसी को कट मनी कहा जाता है। इसे एक मिसाल से समझिए। मुर्शिदाबाद के एक मजदूर अहमद को आवास योजना के पैसे मिले, लेकिन लोकल नेता ने 20,000 रुपए कट मनी मांग ली। अहमद ने कहा कि ये बच्चों की छत के लिए है, पर नेता ने साफ कह दिया कि कमीशन नहीं तो घर नहीं। ऐसी हजारों कहानियां बंगाल के हर गांव में दबी हुई हैं। दीदी इस चुनौती से लड़ने के लिए अक्सर स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करती हैं। वो सेंट्रल एजेंसीज जैसे सीबीआई, ईडी के खिलाफ सीधे सड़कों पर उतर आती हैं, जिससे एक स्टेट वर्सेस सेंटर की जंग छिड़ी रहती है। दूसरी तरफ बीजेपी अब बिहार मॉडल अपना रही है। उनका मानना है कि अगर उन्हें सिर्फ 5% अतिरिक्त हिंदू वोट मिल जाएं, तो वो दीदी को सत्ता से हटा सकते हैं। अब वो पन्ना प्रमुख के जरिए घर घर तक पहुंच रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां गरीबी और मजदूरी ज्यादा है, वहां के लोग इस सिस्टम से बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोगों में इस बात का गुस्सा है कि जो पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में आना चाहिए था, उसका एक बड़ा हिस्सा लोकल बिचौलिए और नेता खा जाते हैं। जब पेट खाली होता है ना, तो सिर्फ धर्म और सेकुलरिज्म के नारे काम नहीं आते, और यही वो वजह है जो आम मुस्लिम वोटर को आज दीदी से दूर ले जा रही है। लेकिन ये जो 1500 रुपए मिल रहे हैं ना, ये उन्हीं लोगों को मिल रहे हैं केवल जो लोग ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं। हाई स्कूल वालों को, पीएचडी एमएससी वालों को, इन सबको मिल रहे हैं। तो इनको नौकरी की बात करनी चाहिए कि 1500 लेके खुश हो जाना चाहिए? नहीं, नौकरी की बात करनी चाहिए। लेकिन कहाँ कर रहे हैं? क्या होता है 1500 रुपये में? क्या होता है?
1500 में तो आजकल ये कहीं अगर होटल में रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे तो खाने के लिए 1500 रुपये नहीं पूरा पड़ेगा। वैसे ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि ममता बनर्जी का जादू पूरी तरह से खत्म हो गया है। लक्ष्मी भंडार जैसी स्कीम्स ने आज भी उन्हें गरीब महिलाओं के बीच पॉपुलर रखा है। लेकिन यह भी सच है, अब ब्लाइंड सपोर्ट का दौर खत्म हो रहा है। बंगाल का मुस्लिम वोटर अब सवाल पूछ रहा है, वो अब सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देने के बजाय हिसाब मांग रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम है साइलेंट वोटर्स। ये वो हैं जो रैलियों में झंडा नहीं उठाते लेकिन मशीनरी पर गुस्सा निकालते हैं। इसमें वो महिलाएं भी हैं जो लक्ष्मी भंडार से खुश हैं और वो युवा भी हैं जो भ्रष्टाचार से घुटन महसूस कर रहे हैं। 2026 में दोनों के पास चांस है। टीएमसी के पास विमेन वोट बैंक का कवच है तो बीजेपी के पास एंटी इनकम्बेंसी की लहर। राजनीति में एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। आज टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बाहर के विरोधी नहीं बल्कि उनके अपने वो पुराने वफादार हैं जो अब साथ छोड़ रहे हैं। जब अपनों के बीच से ही कोई नाराज होकर बगावत करता है तो बड़ी से बड़ी सत्ता की लंका डगमगाने लगती है। अगर ममता दीदी वक्त रहते अपना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ती हैं तो आने वाले 2026 के असेंबली इलेक्शंस में बंगाल की सियासत बिल्कुल बदली हुई दिखेगी, क्योंकि जब बुनियाद ही खिसकने लगे तो इमारत को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अब देखना यह है कि दीदी का तख्ता पलट होगा या सरकार बैसाखी के सहारे पर आ जाएगी। व्हील चेयर भी कुछ काम नहीं करेगी। आपको क्या लगता है कि क्या बंगाल में वाकई कोई नया पॉलिटिकल लैंडस्केप तैयार हो रहा है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया से।